जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओशियन क्लासेज अध्यापक। कल हमने हिंदी का वर्णमाला का एक भाग किया था। पहला भाग आप लोगों ने देखा होगा। आई होप आपको पसंद भी आया होगा। उसी वर्णमाला के उसी आगे क्रम से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आइए देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? स्वर का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण है ना। स्वर के वर्गीकरण में हमने देखा था मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। क्या देखा था? मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर वर्गीकरण है ना। यहाँ तक हो गया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि मात्रा के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या मैंने 4 बताई थी। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी बताई थी? 7 बताई थी। इतनी बात हो गई थी क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं और किसको देखेंगे? किसके आधार पर स्वर? इसके आगे हम लोग चलेंगे और जिह्वा के आधार पर स्वर। हेडिंग बनाइएगा, जिह्वा के आधार पर स्वर। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर स्वर। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर स्वर। तो जिह्वा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण हमें करना है। आइए देखते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? हम कहेंगे अग्र स्वर होता है, अगला मध्य स्वर होता है। कौन सा? मध्य स्वर होता है। और आगे कहेंगे पश्च स्वर होता है। क्या कहता है? पश्च स्वर होता है। इतनी बात समझ में आई? अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से अग्र स्वर होते हैं, कौन कौन से पश्च स्वर होते हैं और कौन कौन से मध्य स्वर होते हैं। तो अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? आप कहेंगे ई होता है, ई होता है और ऊ होता है। ई होता है और ए होता है। ई और ए, दोनों ई होंगे और दोनों ए होंगे। जहाँ पे ई होगा वहाँ पे ए होगा, क्योंकि ई ही ए से, ए जो है वो ई से ही मिलकर बना हुआ है। इसके बाद में मध्य स्वर में क्या आता है? ह्रस्व आ आएगा। क्या आएगा? ह्रस्व आ आएगा। और पश्च स्वर में कौन सा आएगा? कहेंगे दीर्घ आ आएगा, ऊ आएगा, दीर्घ ऊ आएगा और ओ आएगा और क्या आएगा? औ आएगा। इतनी बात हो गई। अग्र स्वर में कौन सा होगा? दोनों ई होंगे, दोनों ए होंगे। मध्य स्वर में क्या होगा? अकेला ह्रस्व आ होगा। पश्च स्वर में कौन सा होगा? दीर्घ आ होगा, ऊ ह्रस्व ऊ होगा, दीर्घ ऊ होगा, ओ होगा और आओ होगा। इतनी बात क्लियर हुई? बताइए भैया, इतनी बात समझ में आई? अब हम लोग आगे चलते हैं और देखेंगे मुखाकृति के आधार पर स्वर। मुखाकृति के आधार पर स्वर। मुखाकृति के आधार पर स्वर है ना। आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, मुखाकृति के आधार पर स्वर। मुखाकृति के आधार पर स्वर है ना। तो मुखाकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं इसके भी 4 भाग होते हैं। कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। कौन कौन से? कहेंगे समृद्ध स्वर, आगे हम लोग कहेंगे अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। फिर हम लोग कहेंगे विवृत स्वर और अगला होगा अर्धविवृत स्वर। क्या होगा? अर्धविवृत स्वर। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। अच्छा, समृद्ध स्वर क्या होते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर क्या होते हैं? विवृत स्वर क्या होते हैं? और अर्धविवृत स्वर क्या होते हैं? क्या इनके बारे में आपको पता है?
अब देखिए समृद्ध स्वर में क्या होता है और अर्ध समृद्ध स्वर में क्या होता है ना। समृद्ध स्वर में क्या होगा, दोनों ई होंगे, क्या होंगे, दोनों ई होंगी और दोनों ऊ होंगे, दोनों ई होंगी और क्या होगा, दोनों ऊ होगा, दोनों ई होगी और क्या होगा, दोनों ऊ होगा। अर्ध समृद्ध स्वर में क्या होगा, अर्ध समृद्ध स्वर में क्या होगा, कहेंगे ए होगा और ओ होगा। अर्ध समृद्ध स्वर में क्या होगा, ए होगा और क्या होगा, ओ होगा, ए होगा और ओ होगा। अब बात करते हैं विवृत स्वर की। विवृत स्वर में क्या होगा और अर्ध विवृत स्वर में क्या होगा। अगर हम लोग विवृत स्वरों की बात करें विवृत स्वर में, तो विवृत स्वर में क्या आएगा, दीर्घ आ आएगा, क्या आएगा, दीर्घ आ आएगा। बाकी जो बच गया उसको किस में लिख देंगे, अर्ध विवृत स्वर में। तो क्या बचा है, कहेंगे ऐ बचा है और क्या बचा है, औ बचा है, ऐ बचा है और औ बचा है। इतनी बात हो गई कि नहीं हो गई, बताइए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे बढ़ा जाए, चल। इसके बाद अच्छा, इसमें एक बात छोटी सी रह गई। इसमें हम लोगों ने, आपने देखा कि हमने 10 ही स्वर का नाम लिखा। कितने स्वर का, 10 ही स्वर का नाम लिखा। किसमें, जिह्वा के आधार पर स्वर में। किसमें, जिह्वा के आधार पर स्वर में हमने कितना लिखा, 10 ही लिखा। री का कहीं पर अंकन नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि उच्चारण के आधार पर स्वर जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 10 होती है। और जिह्वा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर ही तो किया जाता है। तो इसके लिए इसमें री का कहीं अंकन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है री का अंकन, क्यों नहीं होता है बताइए। क्योंकि री का उच्चारण किस रूप में किया जाता है, रा के रूप में किया जाता है। इस वजह से री का अंकन इसमें नहीं किया जाता है। बात समझ में आई। अब हम लोग बात करेंगे किसके आधार पर, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। किस आधार पर, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर, है ना, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। आगे चलें, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर, के आधार पर स्वर, है ना। किस आधार पर, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर जो होते हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं वृत्तामुखी, वृत्तामुखी स्वर, और दूसरे को कहते हैं आवृत्तामुखी स्वर। क्या कहते हैं, आवृत्तामुखी स्वर। क्या कहते हैं, आवृत्तामुखी स्वर, सुखी स्वर, है ना। तो वृत्तामुखी स्वर किसे कहते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख की आकृति क्या हो जाए, वृत्त की तरह हो जाए, ये क्या कहलाते हैं, वृत्तामुखी स्वर कहलाते हैं। और आवृत्तामुखी स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख की आकृति गोलाकार ना हो, वो क्या कहलाते हैं, आवृत्तामुखी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आवृत्तामुखी कहलाते हैं। अच्छा, वृत्तामुखी जो वर्ण होते हैं, वृत्तामुखी जो वर्ण होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, कौन कौन से, आप कहेंगे ऊ, है ना, मतलब ह्रस्व ऊ। कौन कौन सा होगा, कहेंगे ह्रस्व ऊ होता है, दीर्घ ऊ होता है, ओ होता है, और कौन सा होता है, आओ होता है। ओ होता है और कौन सा होता है, आओ होता है। तो ये क्या होंगे, वृत्तामुखी होंगे। बाकी जो बचे वो सब क्या होंगे, दीर्घ वृत्तामुखी होंगे या आवृत्तामुखी होंगे। बात समझ में आई। क्या होंगे, अर्धवृत्तामुखी या आवृत्तामुखी। तो कौन कौन से होंगे, हम कहेंगे ह्रस्व आ होगा, दीर्घ आ होगा, और क्या होगा, ह्रस्व ई होगी, दीर्घ ई होगी, और आई होगा और आई होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो वृत्तामुखी स्वर, आवृत्तामुखी स्वर। आवृत्तामुखी स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और वृत्तामुखी स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। यहाँ तक बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो हमने स्वर का विभाजन, स्वर का वर्गीकरण कितने आधार पर देखा। एक तो देखा किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर। किसका आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर,
है ना। तो मात्रा के आधार पर हमने देखा स्वर को 3 वर्गों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है ना। फिर जिह्वा के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। मुखाकृत के आधार पर स्वर को कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। और ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं किसकी? अयोगवाह की। किसकी? सभी लोग हेडिंग बनाएंगे अयोगवाह। अयोगवाह कौन सी हेडिंग बनाएंगे? अयोगवाह। चलिए अयोगवाह है ना। तो अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ होता है, अयोगवाह का जो शाब्दिक अर्थ होता है यहीं से समझना शुरू करते हैं। अयोगवाह, इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है जिसका वाहन कोई ना करे, जिसका वाहन कोई ना करे, उसी को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। जिसका वाहन कोई ना करे उसी को क्या कहते हैं? वह क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अच्छा, वाहन करने कोई का मतलब यहाँ क्या होगा? ना तो इसका सपोर्ट क्या करे? स्वर करे, और ना ही क्या करे? व्यंजन करे। बात समझ में आई? मतलब ना तो ये स्वर की श्रेणी में आए और ना ही व्यंजन की श्रेणी में आए, वो क्या कहलाता है? अयोगवाह कहलाता है। अच्छा, इनकी संख्या क्या होती है? अच्छा गुरुजी, कल आपने बताया था इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन से 2 होते हैं? एक को कहेंगे आप कहते हैं अंक, और दूसरे को क्या कहते हैं? आहा कहते हैं। क्या कहते हैं? आहा कहते हैं। इस अंक को क्या कहा जाता है? कहेंगे इस अंक को कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और इस आहा को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। बात समझ में आई? इस अंक को अनुस्वार कहा जाता है और इस आहा को विसर्ग कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अयोगवाह क्यों कहा जाता है? कि जिसका अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका वाहन कोई ना करे उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक को अंक कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं? आहा कहते हैं। अंक को अनुस्वार कहते हैं और आहा को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? पक्का ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे किसकी? आगत स्वर की। किसकी? आगत स्वर की। किसकी बात करेंगे? आगत स्वर की। आगत स्वर है ना। तो आगत स्वर जो होता है उसकी संख्या कितनी है? उसकी संख्या कितनी है? तो कहेंगे भैया जी 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। अच्छा, किस भाषा से लिया गया है? किस भाषा से है? किस भाषा से? किस भाषा का है? किस भाषा का है? सबसे पहले ये जवाब दीजिए। अच्छा, तो किस भाषा का है? इसका उत्तर तो हो जाएगा किस भाषा का? अंग्रेजी भाषा का है। किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। अच्छा, कौन सा है? तो कहेंगे ये औ। क्या बोलते हैं? औ बोलते हैं, है ना। इस पे बिंदी नहीं रहेगी, इस पे बिंदी नहीं रहेगी। इसी को क्या कहा जाता है? आगत स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगत स्वर कहा जाता है। आगत क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा से आया है, इस वजह से क्या कहा जाता है? आगत कहा जाता है। इसे गृहीत स्वर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे ग्रहण किया गया है, इस वजह से क्या कहा जाता है? गृहीत स्वर कहा जाता है। अच्छा, एक बात और नोट बना के लिखिएगा। नोट बना के लिखिएगा। नोट बना के लिखिएगा। छोटी ई और बड़ी ई को छोड़कर वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं।
छोटा आ और बड़ा आ को छोटी ई और बड़ी ई को छोड़कर वर्णमाला के सभी वर्ण कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब मेरे ख्याल से स्वर में सब कुछ खत्म हो गया, स्वर कुछ नहीं बता है। अब हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं और किसकी बात करेंगे? व्यंजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? व्यंजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? व्यंजन की बात करेंगे। अब बताइए कि व्यंजन किसे कहते हैं? कल मैंने आपको बताया था, आप सभी जो है कमेंट करिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और फिर कमेंट करिएगा कि क्या होगा, व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो हम लोग कहेंगे ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए, स्वर की सहायता से किया जाए, व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। है ना? क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब हम सबसे पहले लिखते हैं व्यंजन कौन कौन से होते हैं, सभी व्यंजनों को लिखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। है ना? व्यंजनों को लिखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, फ, ह, ब, भ, म। आप लोग मेरे साथ लिखते चलिए। फिर या, र, ल, व, श, ख, श, ह, छ, त्रि, ज्ञ, ज्ञ और स्र। है ना? इतनी बातें हो गई। ये क्या हैं? हमारे व्यंजन हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इनको बॉक्स में कर लेते हैं। अब भैया देखो इधर, देखो इधर, ये का से माँ तक, का से लेकर माँ तक जो हैं, इसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अच्छा भैया, का से लेकर माँ तक जो व्यंजन है, इसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्यों वर्गीय व्यंजन कहते हैं? क्योंकि ये एक वर्ग बनाते हैं, एक वर्ग में हैं, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अच्छा, ये जो हैं ये हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, इसे क्या कहा जाता है? पंचमा अक्षर कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर कहा जाता है, या इसी को नासिक की ध्वनियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है, नासिक वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, ये या, रा, ला और वा, या, रा, ला और वा, इसको क्या कहा जाता है, अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं तीनों शा और हा की। तो तीनों शा और हा को क्या कहा जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्म या इसी को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसी को क्या कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और ये जो नीचे के चार दिख रहे हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई इतनी बात। और बात करते हैं हम लोग, और बातें करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं इस चा, छा, जा, झा की। चा, छा, जा और झा, इन चारों वर्णों को क्या कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। बात समझ में आई, क्यों स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो मुख में क्या होता है, घर्षण होता है, संघर्ष होता है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, संघर्षी कहा जाता है। क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन के भाग हैं, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, उत्क्षिप्त व्यंजन की। किसकी बात करते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन की। उत्क्षिप्त व्यंजन की किसकी बात करेंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करेंगे। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, यहीं पे कर लेते, ऊपर कर दें। किसकी बात करेंगे हम लोग, उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करते हैं। अगर हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करें, उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करें, उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करें तो ये कौन से होते हैं, डा होता है और ढा होता है। अच्छा, उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में कुछ बातें हैं, पॉइंट बना के लिख लीजिए। जैसे पहली बात, उत्क्षिप्त व्यंजन से किसी भी वर्ण की शुरुआत नहीं होती है। इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। अगली बात, किसी भी अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है ना। अंग्रेजी भाषा के शब्द लिखने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग नहीं किया जाता, ये बातें हैं, है ना। इसको भी नोट कर लीजिएगा। बात समझ में आएगी नहीं। उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में दो बातें, डा और ढा कितने व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन सी, ड़ा और ढा। बात समझ में आई। इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। अंग्रेजी भाषा के शब्द को लिखने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इतनी बातें हो गई। इसके बाद हम लोग कल जो है अगले सेशन में आगे की बात करेंगे।
ठीक है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, है ना, ताकि और ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और जो है एक अनुशासित तरीके से बैठ के देखिएगा वीडियो को, जिससे जो है और नोट करते हुए चलिएगा। यकीन मानिए पेपर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस वीडियो से। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।